वो आइडिया कहाँ से आया मैक्सिलोफेशियल सर्जन बनने का? So maxillofacial surgery, it is a branch जो it is a specialization जो किस चीज के साथ डील करता है, बॉडी के किस पार्ट के साथ डील करता है। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इज अ स्पेशलिटी जिसमें चेहरे के भाग में, मुंह के भाग में जो भी डिजीज हो या फ्रैक्चर्स हो या ट्यूमर्स हो या सिस्ट हो, उस चीज को कैसे ट्रीट करना है सर्जिकली, उसके साथ वो डील करता है। सो सर्जरी वॉज माई पैशन टू डू, मुझे करना था कि मुझे जो करना है वो सर्जरी रिलेटेड करना है टू ट्रीट दोस डिफॉर्मिटीज। और कौन सी चीज के साथ मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स डील करते हैं। सो वर्ड इटसेल्फ सेज कि मैक्सिलोफेशियल, मैक्सिला मीन्स ऊपर का जबड़ा और फेशियल मतलब फेस। उस रीजन में जो भी सर्जरीज हो सकती है वो एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन स्पेशलिस्ट होता है उसका। ओके, सो बेसिकली ये आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो मतलब आपको आइडिया कहाँ से आया, मतलब कि मुझे मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही बनना है? आपको कोई ड्रीम आया था, मतलब आपने किसी को इन्फ्लुएंस मतलब देखा, किसको देख के आपने स्टार्ट किया? Basically after my undergraduation, when I was preparing for my post graduation, तो जब प्रिपेयर करते हैं ना उस टाइम पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, उसका जो नीट का एग्जाम होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी एग्जाम होता है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप डीपली वो सब्जेक्ट्स को पढ़ते जाते हो आपको पता चलता है। तो मेरी जर्नी भी वहां से शुरू हुई कि जब से मैंने वो डीपली पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बारे में डीपली जाना, नॉलेज लिया, तो मुझे लगा कि सब चीजें ठीक है लेकिन ये जो मुझे करना है इसके आगे ही जाना है। ओके, तो दिस इज योर इंटरेस्टिंग, मतलब आपको इसमें इंटरेस्ट माय इंटरेस्ट। ओके, ठीक है। सो बेसिकली अभी पर्टिकुलर स्टडीज के हिसाब से बहुत सारे मतलब लोगों का एक्सीडेंट्स वगैरह जो होता है जिसमें फेशियल्स में एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होता है। सो एज पर मैडम अभी के स्टडीज़ के हिसाब से हमारे जो स्टेट वाइज है कहाँ पे कितना एक्सीडेंट्स वगैरह, कितनी सर्जरीज हुई है आपके हिसाब से? अच्छा, पर्टिकुलरली बॉडी के फेस के लिए? ओनली फेस। हाँ जी, तो आप देख रहे हो आजकल जो भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नॉट ओनली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं पेशेंट्स जिसमें फेस का फ्रैक्चर हो जाता है। बेसिकली अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि उनमें उनको पता नहीं है कि अगर मुझे चेहरे पे कुछ भी लगा हो तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। तो बेसिकली मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स आर दोस जो उस पर्टिकुलर चेहरे के भाग में जितनी भी हड्डियों में जो भी फ्रैक्चर होता है वो ट्रीट करते हैं। जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं जो बॉडी के हर एक हड्डी को जोड़ने का ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब जो सर्जरीज करते हैं। तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स जो आपके नाक की हड्डी टूट गई हो या फिर आपके फेस की कोई भी हड्डी टूट गई हो, जबड़ा टूट गया हो, तो उसके लिए मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स उसके ऊपर सर्जरीज करके उसको ट्रीट करने का काम। मैडम व्हिच टाइप ऑफ सर्जरीज इन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कितने सर्जरीज आ जाते हैं? यस, हाँ ठीक है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में बहुत सारी सर्जरीज है। सो मुंह के अंदर ओरल कैविटी में भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। लाइक व्हाट, मुंह के अंदर सिस्ट होना, ट्यूमर होना, किसी बच्चों में दिखना वो चीज कि जिसके होठ फटे हुए होते हैं, तालू फटे हुए होते हैं, वो प्लास्टिक सर्जरीज भी हम करते हैं। उसके अलावा किसी के जॉइंट, जो लोअर जॉ जो होता है वहां पे भी, जैसे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, ये भी एक फेस पे एक जॉइंट जिसको TMJ, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोला जाता है। तो उसके रिलेटेड इश्यूज होते हैं किसी को, उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स करते हैं। उसके अलावा किसी को प्लास्टिक सर्जरी मतलब
नाक टेढ़ी होना किसी की, उसके अलावा जो जॉज होते हैं, लोअर जॉ, यहाँ पर जो किसी के आपने देखा होगा कि किसी का जॉ एकदम आगे है, यस लोअर जॉ है वो एकदम आगे है, किसी का वो एकदम पीछे है, किसी का चिन जो है वो एकदम छोटा है, बड़ा है, वो सारी सर्जरीज कॉम्प्लेक्स मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज बोली जाती है जो हम ट्रीट करते हैं। अभी के यूथ में एक डर ऐसा भी है कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास वो डरते इसलिए कि जैसे चेहरा जो है सर्जरी के बाद आफ्टर सर्जरी कुछ अलग दिखने लग जाता है। अच्छा, उनको लगता है कि जैसा अभी हूँ उस तरीके से नहीं दिखेगा, कुछ डाउट रहता है कि भाई कुछ अलग दिखेगा या फिर खराब दिखेगा। सो बेसिकली आपके इसमें इस तरीके से कुछ पेशेंट्स आए हैं कि जिनको ऐसा हाँ डाउट बिल्कुल, मेरा हर एक पेशेंट, हर एक इंसान जो पेशेंट के रिलेटिव्स है, उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैडम ये सर्जरी के बाद मेरा चेहरा तो नहीं बिगड़ जाएगा? यस यही क्वेश्चन होता है। सो हम यही बात बोलते हैं कि वी आर ट्रेन्ड इन दिस, वी आर ट्रेन्ड फॉर 3 years particularly for this region only, हेड से लेके नेक तक का जो भी रीजन है उसके लिए फेशियल प्लास्टिक सर्जरीज के लिए भी वी आर ट्रेन। तो चाहे वो हड्डी टूटने की बात हो, चाहे वो सॉफ्ट टिश्यू चेहरे पे, उसके लिए हम ट्रेन है। तो वी ट्राई कि देखिए ऊपर वाले ने जो दिया है वो 100%, यस वी ट्राई टू गिव देम 99%, यस वी ट्राई बेस्ट टू गिव देम 99%। यस सो आफ्टर सर्जरी जरूरी नहीं है कि हाँ आपका चेहरा बिगड़ गया, नहीं, वो ऑलरेडी आप जो चेहरा लेके आए हो आफ्टर एक्सीडेंट वो बहुत ही खराब चीज होती है, उसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो वो वैसे ही हील होगा। उसके कंपैरिजन में वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, वी आर मेकिंग इट एनाटॉमिकली क्लियर, वो नजदीक जो पहले था उसके जैसा बनाने की हम कोशिश करते हैं। ओके, सो मैडम बेसिकली अभी के आपके प्रैक्टिस में आपने ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी सर्जरीज की है, कॉस्मेटिक या एक्सीडेंट जोन वाली? एक्सीडेंट की सर्जरी, जो फ्रैक्चर की सर्जरी जो आप बता रहे हो, वो सर्जरीज भी आती है, वो भी की हुई है। कॉस्मेटिक सर्जरीज जो मैंने पहले बताया आपको कि क्या क्या चीजें हो सकती, वो भी सर्जरीज की हुई है। कई पेशेंट्स जो कैंसर जिनको मुंह का कैंसर हो जाता है, उसके बाद उनकी काफी हड्डी निकालनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, तो उसकी रिहैबिलिटेशन सर्जरी बोलते हैं उसको, इनको जिसकी वजह से वो फंक्शनली एंड एस्थेटिकली, फंक्शनली मतलब क्या कि वो काम आ सके, उनको खाने में काम आ सके, उसको फंक्शनली बोलते हैं। एस्थेटिक मतलब जो दिखता है, यस वो सर्जरीज रिहैबिलिटेशन सर्जरीज, पोस्ट कैंसर रिहैबिलिटेशन सर्जरीज बोली जाती है। वो भी मैंने करी है और कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली मैडम अभी के हिसाब से आपकी सबसे टोल मी टफेस्ट 3 सर्जरीज आपकी जो भी हो। ओके, सो बेसिकली सर्जरीज मतलब ऐसा नहीं है कि सब ठीक हो, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अगर सर्जन सर्जरी कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते। सो मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। वी वर डूइंग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का सर्जरी। उसमें क्या होता है, पेशेंट्स होते हैं जो मावा तंबाकू गुटखा खाने के बाद उनको ये तकलीफ हो जाती है, वो मुंह नहीं खोल पाते। क्यों? क्योंकि उनके मुंह की अंदर की चमड़ी का शेप पूरा टाइट हो जाता है, जो हम नॉर्मल लोगों में खुल सकता है, वो नहीं खोल पाते, तो उनकी सर्जरीज भी हम करते हैं। सो ड्यूरिंग दैट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन हैपेंड। जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे, वो इंस्ट्रूमेंट वहां पे स्टक हो गया, वो ऐसी जगह पे स्टक हो गया कि अगर वो फिसलता तो सीधा ब्रेन में। तो उस टाइम पे काम रहना बहुत जरूरी है। उस टाइम पे कैसे वो चीज हमने निकाली धीरे से, एकदम कामली। यस, आई हैव दैट थिंग, आई हैव दैट फॉरेन बॉडी टिल नाउ विद मी, और मैं उसको रखूंगी मेरे पास। कॉम्प्लिकेशंस हैपन। स्पेसिफिक ऐसे टाइम पे आप अपने माइंड को किस तरीके से प्रिपेयर करते हो? कॉम्प्लिकेशन होता है यस यस, मैं शांत हो जाती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती 2 मिनट। मैं उधर 2 मिनट चुप होती हूँ, फिर
ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके ओके सोचती हूँ और वो निकल आता है, उसका जो भी सोल्यूशन है वो हो जाता है। करेक्ट मैडम। सो बेसिकली मैडम बिफोर सर्जरी आप प्रिपरेशन क्या करते हो? अपने आप को माइंड में क्या आप विजुअलाइजेशन हो गया या अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करते हो कि ये सर्जरी एकदम परफेक्ट जाए? बेसिकली अगर मेरे पास टाइम हो वो सर्जरी के बारे में एक दिन पहले, तो उससे वो सारी चीज जो मुझे करनी है ऑपरेशन के टाइम पे, सर्जरी के टाइम पे, वो पूरा मैं सोचती हूँ कि हाँ ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप, वो प्रिपरेशन। तो ही अगर माइंड मैप हो तो ही आप उस पर चल पाओगे नेक्स्ट डे। सो अगर नहीं हो तो मेरे पास 5-10 मिनट तो होती है जब पेशेंट बेहोश होता है, इंट्यूबेशन जिसको बोलता है, जो एनेस्थेटिस्ट जो करते हैं वो टाइम में विल थिंक कि हाँ ये है, वी हैव टू गो फॉर दिस स्टेप्स। मैडम इस प्रोफेशन में एज पर आप ह्यूमन हो, आप अपने पर्सनल लाइफ को और ये प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से हैंडल करते हो? बेसिकली सर्जन होता है। यस। सर्जन ना तो वुमन होता है ना तो मेल। ओके। आप मेल को पूछते हो कि आप कैसे सब हैंडल करते हो, नहीं पूछते, तो सर्जन होता है। देयर इज नथिंग लाइक मेल एंड फीमेल। ओके। एंड योर लाइफ पार्टनर, योर फैमिली, how they support you. Okay. In my life partner and my family is very supportive. Okay. In every way. So it can be managed. So जब आपने ये फील्ड को जब आपने चूज किया था, so आपको कुछ डाउट्स वगैरह आए थे कि एज मैं एक ह्यूमन हूँ, मेरे को एज अ पब्लिक क्या बोलेगी, एक मैं सर्जन बनने जा रही हूँ एज, तो उस तरीके से आपको कुछ डाउट आए थे या फिर आपको कुछ फील हुआ था कि लोग आज भी उस तरीके से जानते नहीं है एक ह्यूमन एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी बन सकती है इस तरीके से कुछ हो रहा था? टू बी फ्रैंक उस टाइम पे मुझे, जैसे मैंने पहले बोला, मुझे तब भी नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ मिलेगा। मुझे ये चीज पता थी कि ये चीज मैंने कुछ चूज की है, मैं कुछ भी चूज करती, इट्स इन माई हैंड कि मैं कैसे उसको हैंडल करूँ, कैसे लोगों तक मेरी स्किल्स जो है, जो मैं डेवलप करने जा रही हूँ, उसके लिए 110% वो देना ही पड़ता है, वो टाइम देना पड़ता है, वो डेडिकेशन देना पड़ता है, वो सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी सब देना, कुछ भी करो। तो मेरे माइंड में उस टाइम पे भी वही चीज थी कि ये करना है, उसके बाद देखा जाए, खुद का कर्म किए जाए, बाकी की चिंता छोड़ो। सो अभी के प्रैक्टिस में मैडम आपको इन द मैक्सिलोफेशियल सर्जन में कितना साल, मतलब कितना एक्सपीरियंस हो गया? 3.5 years. After my training, residency training, 3.5 years I'm practicing in Valsad, Vapi, Umargaon. Okay. From this side, Billimora, Rosari till Surat I work as a consultant, visiting consultant in many dental clinics and hospitals. राइट मैडम, एक स्टडीज आपको बतानी थी अभी, जैसे कि एज पर गुजरात में, स्पेशली गुजरात में, टोटल इंडिया में गुजरात में ओरल कैंसर के ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आया हुआ है कि ओरल कैंसर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में गुजरात में होता है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है मैडम? गुजरातीज अगर आप देखने जाओ तो पान, मावा, गुटखा, तंबाकू, उनका सेवन ज्यादा गुजरात में रहा है अभी तक देखा है तो। और हाँ, ओरल कैंसर मैं इसमें इंटरप्ट करना चाहूंगी कि ओरल कैंसर सिर्फ ये तो प्राइमरी फैक्टर है ही, उसके अलावा उसके कारण है दूसरे भी। जेनेटिक फैक्टर 1% है, दूसरा मुंह के अंदर आपके पास नुकीला दांत हो, नुकीली हड्डी हो, या फिर वो निकालने पहनने वाला या कोई भी फिक्स ऐसी कोई चीज हो जो अंदर के सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज करे, मुंह में अल्सर होना, ये सब प्राइमरी पार्ट होते हैं। जो अल्सर्स 15 दिन में हील ना हो तो वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होके हो सकता है वो भी कैंसर में कन्वर्ट। सो मैडम ऐसे ओरल कैंसर किस तरीके से पता चल के कौन से सिम्टम्स आते हैं जिससे पता चलता है कि ओरल कैंसर होने के चांसेस है? एनी सिम्टम्स फॉर ओरल कैंसर? यस। ओके, सो ओरल कैंसर होने से पहले
जो हम बोलते हैं प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस होती है, उसके बाद वो भी स्टेप बाय स्टेप ही होता है। जैसे मैंने बोला अल्सर होते हैं, तो अल्सर के भी टाइप्स होते हैं। अल्सर रेड होना, अल्सर वाइट होना, पैचेस होना, ये सब चीजें उसके प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस के सिम्टम्स है। जैसे मैंने बताया कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, वो भी एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है जिसमें पेशेंट मुंह नहीं खोल पाते हैं, उनको तीखा लगता है, कुछ भी वो खाते हैं तो वो मुंह जैसे हम फुला पा रहे वैसे वो नहीं नॉर्मली फुला पाते। ये सारे सिम्टम्स है प्री मैलिग्नेंट। उसके बाद ये सब चीजें जो होती है वो जब धीरे धीरे पता चलता है इंसान को, जो क्या सेल्फी तो हम लेते ही हैं, तो उसमें एग्जामिन करना चाहिए कि क्या क्या, अभी मुंह खोलेंगे, ब्रश तो सब करते हैं, तो मिरर के सामने खड़े रहना चाहिए, देखना चाहिए कि मुंह के अंदर कोई चीज ऐसी है जो आपको नॉर्मल सा लग रही है, तो आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को कंसल्ट करें। ओके मैडम। सो बेसिकली मैडम और एक है, एक स्टडीज में कहा गया था कि अल्कोहल यूज डिसऑर्डर OMFS प्रैक्टिसेस, जिसमें एक क्रॉस सेक्शनल सर्वे हुआ था, जिसमें 499 ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ने को पूछा गया था कि अल्कोहल यूज डिसऑर्डर वाले ट्रोमा पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं। तो उसमें मोस्ट ऑफली ज़्यादा से ज़्यादा 95 पेशेंट्स की हिस्ट्री में अल्कोहल आया था। 92 एडवाइस करते हैं कि प्री और पोस्ट ऑपरेटिव एब्स्टेंस में एक अल्कोहल के बंद करने का मेनली एनेस्थेशिया रिक्स सर्जिकल सेफ्टी के लिए होता है। तो उसमें बेसिकली राजकोट का एक आया था मैडम। अच्छा। हाँ, स्टडीज में बताया गया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्टडीज में ड्रंकनेस केसेस मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन करता है। तो इसमें बताया गया कि ड्रंकनेस या अल्कोहल कंजप्शन का मेडिको लीगल एसेप भी गुजरात में है, तो ये ट्रॉमा इंजरीज की पॉसिबिलिटीज बढ़ाता है। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड एक्सीडेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, उसकी स्टडी की बात कर रहे हो ना? बिल्कुल। हम जानते ही है कि गवर्नमेंट ने हर जगह पे बोर्ड लगाया ही हुआ है कि अल्कोहल कंजप्शन के साथ ड्राइविंग करोगे तो वो क्यों, ये सब चीजें सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन पे इफेक्ट होता है डायरेक्ट, और उसके बाद आप यू डोंट नो कि कब कैसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। डेफिनेटली आई एग्री विद दिस कि ड्रंक एंड ड्राइव and it may lead to road traffic accidents, and then उसके बाद आप कैसे इम्पैक्ट आपको लगता है वो एक्सीडेंट के दौरान, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ट्रीट कैसे हो। कई बार क्या होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान, नॉट ओनली फेशियल बोन्स बट फेशियल बोन आर कनेक्टेड विथ ब्रेन, जो स्कल जो बोलते हैं हम, वो जो हड्डी है वो ब्रेन को भी सपोर्ट करती है। स्कल का स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान ब्रेन इंजरी भी कर सकता है। तो इसीलिए अल्कोहल और जो आपने स्टडी बताई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, रियली इट अफेक्ट्स अ लॉट। ओके, सो मैडम बेसिकली आपके यहाँ पे ऐसे केसेस कितने परसेंटेज आए होंगे? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड अल्कोहल, यस, 50 to 60% of the cases. Okay. Who have done this. Oh no, in Valsad. In Valsad, Vapi whole region. Okay. Okay. So basically मैडम एक और एक स्टडी है जिसमें नॉर्थ गुजरात की स्टडी है मैडम, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लिनिकल डेंटल रिसर्च में कहा गया है कि स्टडी इज सिद्धपुर नॉर्थ गुजरात में, जिसमें 100 OSMF पेशेंट को देखा गया था। सो बेसिकली मैडम OSMF का स्टार्टिंग फेज कहाँ से आता है? OSMF ओरल, हाँ ओके, OSMF मतलब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें ये डिजीज में क्या चीज होती है सिम्टम्स में, तो पेशेंट कुछ भी तीखी चीज नहीं खा सकता, उसको बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है वो स्टार्टिंग में। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेशेंट जो मावा, गुटखा, तंबाकू जो भी चीज कंजप्शन कर रहा है, उसमें जो कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं
इंसान के ओरल म्यूकोजा है। ओके। ओरल म्यूकोजा मतलब अंदर की जो चमड़ी है, मुंह के अंदर की चमड़ी, वो ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है। और ये कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोनेंट्स डायरेक्टली एक्ट करके वहां पे जो टिश्यू है उसको टाइट कर देते। ओके। टाइट कर देते हैं, वहां की जो ब्लड वेसल्स है वो भी एकदम कम हो जाती है। तो हीलिंग तो होना सेकेंडरी हो गया। Yes. हीलिंग जल्दी होता ही नहीं। ओके। क्या हो जाता है वहां पे, पेशेंट को एकदम बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट होता है। ओके। धीरे धीरे करके मुंह कम खुलना हो जाता है, ओके। धीरे धीरे बंद हो जाने लगता है। उस टाइम पे ही जब आपको लगे ये सारे चीज हो रही है, उस टाइम पे ही कंसल्ट करना जरूरी है। जितना Okay. जल्दी करोगे उतना जल्दी ट्रीटमेंट आपको लगेगा उस हिसाब से। और पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट हैज टू वर्क ऑन हिमसेल्फ, हिम और हरसेल्फ। ओके। सर्जरी तो हो जाएगी, चलो नील माउथ ओपनिंग होगा, उसके बाद भी सर्जरी हो जाएगी। पोस्ट ऑपरेटिव फेज में पेशेंट हैज टू वर्क, फिजियोथेरेपी करनी ही पड़ेगी। ओके। नहीं तो फिर ऐसा होगा, सर्जरी तो कर दी, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी भी कर दी, उसके बाद पेशेंट नहीं फिजियोथेरेपी करेगा तो जितना है उतने से भी कम फिर से हो जाएगा। ओके। ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात में जो OSMF के ज़्यादा केसेस आए वो मावा खाने से आया हुआ। सो मैडम, एज पर 75.6% ये केसेस इन गुजरात में आया हुआ है मावा खाने से मैडम। सो बेसिकली मतलब मुझे खाली एक ही चीज़ है कि अभी अवेयरनेस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे एज पर यूथ इंडिया को, जो भी पर्सन है जो भी खा रहे हैं गुटखा मावा, तो आप उसको अवेयरनेस के लिए क्या देना चाहोगे मैसेज? अवेयरनेस मैसेज मैं यही देना चाहूंगी, इट्स जैसे मैंने बताया ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। प्री मैलिग्नेंट मतलब प्री कैंसरस, जो कैंसर हो उसके पहले की कंडीशन। ठीक है, तो मावा, गुटखा, तंबाकू, ये सारी चीजें उस चीज को लीड करेगी जो ओरल कैंसर, कर्क रोग जिसको बोला जाता है, उस जिसको अगर धीरे धीरे बढ़ा तो उसका कॉम्प्लिकेशन पता है हमें कि इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, इट्स अबाउट होल फैमिली। सो मैसेज अवेयरनेस के लिए मेरा यही रहेगा, अ पर्सन शुड थिंक ऑल दीज थिंग्स। ये सिर्फ पेशेंट को इमोशनली ही नहीं, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली भी इट विल हार्म। ओके। सो शुड बी क्विट, हैबिट शुड बी क्विट। करेक्ट मैडम, ग्रेट मैडम। ये आपने ये फील्ड चूज क्यों की थी, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी? मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इज, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ये सर्जरी इज माय पैशन। मैं पूरा दिन भी, सुबह से उठ के पूरा दिन भी वो कर सकती हूँ, रात को उठ के भी वो कर सकती हूँ, और वो हो रहा है। यस। सो डे 1 से, जब से मैंने मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तब से आई वांटेड दिस टू हैपन। यस। ओके। आपकी ट्रेनिंग जर्नी कैसी थी? ट्रेनिंग जर्नी वाज रियली गुड, वेरी ब्यूटीफुल। आपने मैडम जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन था वो आपने कहाँ से पास आउट किया था, और वो वाली जर्नी कहाँ थी, कैसे थी आपकी? So basically my residency post graduation I have done from Pacific Dental College and Hospital, which is situated in Udaipur under Dr. Bhagwan Das Rai and Dr. Himanshu Gupta. They were my guidance. Okay. So from there I started my training journey for maxillofacial surgery. So basically पहले हमें कुछ धीरे धीरे करके एवरीथिंग टेक्स टाइम टू अडेप्ट। हमें पहले बताया जाता है, हमें पहले कि ये सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। सो अगर 3 साल की जर्नी है तो आपको पहले से, हमारे यहाँ हमें ऐसी ट्रेनिंग मिली है, पहले से धीरे धीरे करके आपको वो मसल मेमोरी में डाला जाता है कि हाँ आपको ये करना है, ये चीज है, उसके बाद आपको ये करने की परमिशन मिलेगी। ओके। और ये होना ही चाहिए, आई बिलीव। अच्छा। डिसिप्लिन होना ही चाहिए, इतने बजे ये करना है तो करना है, ये चीज करनी है तो करनी। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ये सारी चीजें एक सर्जन को सर्जन बनाती है, ऐसा हमारे गाइड ने हमें सिखाया।
कि बाकी सब चीजें तो हमारे अटेंडर्स भी कर लेंगे, यस 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 ये सब चीजें तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। कोई पेशेंट सीरियस फेशियल इंजरी के साथ आता है तो फर्स्ट थॉट क्या आता है आपके माइंड में? मतलब क्या चीज मुझे ध्यान रखनी चाहिए, ऐसा हाँ, पूछना जैसे चाहते कोई पेशेंट आया हम्म। इंजरीज लेके, तो आपके माइंड में फर्स्ट थॉट क्या आएगा कि क्या हो सकता है? मतलब आपका माइंड जो होता है कि इस तरीके से क्या हो सकता है, जैसे पकड़ लेते हैं आप, जैसे आपका एक्सपीरियंस बोलता है कि ये चीज़ हो सकती है, आपके माइंड में क्या चीज़ आती है फर्स्ट? फर्स्ट तो अगर पेशेंट आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ट्रॉमा सेंटर में, तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि वो सेंट्रल सीएनएस उसका ब्रेन बराबर है कि नहीं, उसको इमीडिएट ब्लीडिंग है कि नहीं, ब्लीडिंग है कहीं से भी तो वो इवेल्युएट करके उसको स्टॉप करना पड़ता है। करेक्ट। उसको नेक इंजरी है कि नहीं, उससे पता चलता है कि उसकी सर्वाइकल वर्टेब्रल इंजरी है कि नहीं। तो ये सब प्राइमरी चीजें होती है। उसके बाद आपको पेशेंट को एग्जामिन करना पड़ता है, उसको एक्सरे या सीटी स्कैन में तो आप बाद में भेजोगे, आपको क्लिनिकली ये सब मैनेज हो गया, उसके बाद आपको एग्जामिन करना पड़ता है, पाल्पेशन करना पड़ता है, पेशेंट जो कंप्लेन लेके आता है उस पे ध्यान रख के उसके अकॉर्डिंगली वी गो फॉर द प्रोविजनल डायग्नोसिस के हाँ ये चीजें हो सकती है, उसको प्राइमरीली मैनेज करते हैं। ओके करेक्ट। दैट इज द प्रोटोकॉल। ओके मैडम, ऐसा कोई केस, ऐसी कोई सर्जरी जिससे आपको प्रेशर आया हो या स्ट्रेस आया हो, जिससे आप कंफ्यूज हो गए हो? कंफ्यूज यस। कि क्या करना है आगे। जैसे मैंने बताया कि सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसके लिए ही कि वो कॉम्प्लिकेशन होना इज नॉट द थिंग, कॉम्प्लिकेशन के बाद आप कैसे मैनेज करते हो वो चीज को, वो मेन है। XYZ कुछ भी कॉम्प्लिकेशन, कहीं पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप उस टाइम पे यू हैव टू थिंक कि हाँ अब व्हाट नेक्स्ट, अब कैसे आगे ब्लीडिंग हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, तो वो उसको ढूंढो कि कहाँ से हो रहा है, उसको you have to rule out करेक्ट and manage it. करेक्ट मैडम। That's the surgery. मैडम, ऐसा कोई पेशेंट जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो? मैं अगर बताऊं तो मेरे सारे पेशेंट मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए इंस्पायर करते हैं, या सारे पेशेंट जिनको मैं ट्रीट करती हूँ या एक्सप्लेन करती हूँ पोस्ट ऑप, every patient has its own story. ओके So every patient are special. ओके What I do, I keep picture with them. I take picture with them. I keep it with myself. ओके। सो बेसिकली मैडम, ये आपके प्रोफेशनल के रिगार्डिंग मैंने पूछा। एक पर्सनल मेरे को पूछना था क्वेश्चन, आपकी लव लाइफ किस तरीके से स्टार्ट हुई? Uh, it's a long story. Basically, I will tell you. It's a long story. Uh, right now, I can tell you he is my supporter. He is like, ऐसा तो हर दिन नहीं आता कि आप एकदम ही ऐसे फ्रेश हो, ये हो कुछ कई बार होता है, तो ही इज ऑलवेज देयर टू पुश मी, ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। ओके दैट्स द थिंग व्हिच ओके आई वांट, व्हिच एनीवन वांट्स। ओके। सो बेसिकली मैडम, इंडिया में गुटखा पान का बहुत एकदम से चल रहा है। लोग गुटखा खा रहे, पान खा रहे, मावा खा रहे। सो बेसिकली ये जो होता है, कोई के थोड़ा मतलब अगर कोई खा रहा है तो लॉन्ग टर्म के खाने से होता है कि थोड़े टाइम से खाने के बाद भी हो सकता है? इन ओरल कैंसर हो गया या OSMF हो गया? डिपेंड्स अपॉन हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स विद दैट। कल ही एक पेशेंट आए थे, उन्होंने बोला मैडम मैंने तो सिर्फ 2 ही महीना खाया, फिर भी मुझे क्यों ऐसा, मतलब उनको OSMF है डायग्नोस्ड, तो वही इट डिपेंड्स अपॉन हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स। ओके। रूरल इंडिया में अवेयरनेस स्लो क्यों है मैडम? रिगार्डिंग यही कि जैसे गुटखा हो गया, वहाँ पे लिखा रहता है कि कैंसर हो सकता है,
मावा खाने से भी आपको बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, फिर भी लोग खाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस में क्या करना चाहिए और ये अवेयरनेस लो क्यों है एज ए इंडियन? अ, पहली बात तो पता है, इंसान जब खाता है पैकेट पे ही लिखा है हम्म कि ये हो सकता है, हम्म उसके बाद भी ही और शी इज कंज्यूमिंग। हम्म तो आई थिंक कि वो दे आर नॉट मेंटली दैट मच स्ट्रांग कि वो जानते हुए भी वो क्विट कर सकते हैं। हम्म सो अवेयरनेस है, हर एक इंसान को अवेयरनेस है, वो हाँ। पैकेट पे है, मतलब क्या, वो पिक्चर दिखाया हुआ है, लिख चलो किसी को पढ़ना लिखना ना है तो उनको नहीं पता चलता, तो पिक्चर है, उसके बाद भी वो इंसान है, मतलब अवेयर तो है उस चीज से, लेकिन वो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। सो आज भी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा ही कुछ खाते हैं इस टाइम पे भी। और मैडम एज पर अगर अवेयरनेस है, करेक्ट, तो लोग खा रहे हैं, करेक्ट, फिर भी एक है कि लोगों को आई थिंक क्या हैबिट हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा हैबिट्स की वजह से उनको वो हैबिट गिर जाती है जिसकी वजह से वो छोड़ नहीं सकते। सो एज पर मैडम अगर किसी को ये हैबिट छोड़नी हो तो कैसे छोड़ सकता है? अगर उनको हैबिट छोड़नी हो तो काफी सारे उसके ऑल्टरनेटिव्स वी शिफ्ट देम, कि उसके ऑल्टरनेटिव्स मेडिकेशंस होते हैं या फिर च्युइंगम्स होते हैं या फिर कुछ और, धीरे धीरे करके। यस, आदत है, मतलब दिन में बहुत सारी पैकेट्स वो लेते ही होंगे, धीरे धीरे करके वो छोड़ सकते हैं। अचानक कोई छोड़ भी सकता है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि अचानक नहीं हो सकता, नहीं, वो कोई कर सकता है, कोई नहीं कर, लेकिन धीरे धीरे करके हैबिट शुड बी क्विट। करेक्ट मैडम, मैंने एक मतलब रिसर्च में भी देखा था, एक पॉडकास्ट में भी मैंने सुना था कि कोई भी हैबिट जब आपको तब लगती है जब आपके डोपामाइन ऑन होता है। सो स्पेशली जब कोई पर्सन ये हैबिट को स्टार्ट करता है, उसका डोपामाइन ऑलरेडी स्टार्टेड कर देता है कि दिस इज अ योर हैबिट। अब जैसे आप छोड़ देते हो तो पर्सन को माइंड में डोपामाइन स्टार्ट हो जाता है कि वो जरूरत है। तो ऐसे सिचुएशन में पर्सन ने क्या करना चाहिए एज आपके अपन और सजेशन से? तो वैसे सिचुएशन में जैसे मैंने बोला कि आप अवेयर हो रहे हो उस टाइम पे कि हाँ मुझे क्रेव हो रहा है, यू शुड बी डूइंग अदर थिंग। अगर आपको पता है कि ये हो रहा है तो ऑल्टरनेटिव चीज जैसे मैंने बताई कि च्युइंगम्स होते हैं या मेडिकेशंस होते हैं या फिर कुछ और चीज जिससे हम वो छुड़वाना चाहते हैं, वो चीज। मैडम वो चीज के आप जैसे कि कोई मेडिसिन वगैरह होते हैं, नाम बता सकते हो? निकोटिन, देयर आर निकोटिन च्युइंगम्स। ओके। बेसिकली वो भी ऐसा नहीं है कि हाँ आप उसको भी कंटिन्यू करो, वो भी आपको हैबिट डिसकंटिन्यू करने के लिए ही धीरे धीरे करके। बेसिकली अभी पर्सन कुछ काफी सारे पर्सन को बहम है कि पता नहीं कि ये ज्यादा निकोटीन खाने से भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बोला कि आप निकोटिन निकोटिन आपको वो क्विट करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप उसको उसकी हैबिट शुरू कर दो। यस यस, तो काफी सारे पर्सन को उसकी हैबिट्स स्टार्ट हो जाती है जैसे तो वो छोड़ने जाता है। सो एक लेवल होता है कि जैसे ही आपको लगता है कि अभी मेरी हैबिट छूट गई तो आपने उसको क्विट कर देना चाहिए। यस मैम। अभी भी मैडम आप एज अ प्रोफेशन काम करते हो, घर में आपके मेडिकल डिस्कशन होते हैं एज अ घर पे आपके? मेडिकल डिसीजंस नहीं, डिस्कशंस। डिस्कशन हाँ बिल्कुल, एज वी बोथ आर इनटू सेम थिंग्स, डिस्कशंस होते हैं एंड दैट इज नथिंग रॉन्ग, वी एंजॉय this. There is nothing like work-life balance. If you love whatever you are doing, you do not have to work for a single day. Okay, madam. तो आपका what's your next dream? What's my next dream? Okay. So, as I said, there are so many surgeries, like so many advances. So I want to work. I am right now working on this. So 3D printing,
like 3D models, AI supported 3D working. That is the thing which I'm working on. Second, rehabilitation workup. Okay. Like I want to work on कि कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका रिहैबिलिटेशन ना. Okay. Third thing, I want to work on the thing which is joint PM joint. जैसे मैंने बताया joint की surgeries भी होती है तो so many patients are coming up with the joint problems, joints disease. So I want to work on that. So basically मैडम मैंने सुना है आपके 2 फेमस कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, so one of that is I have no bone no issues. उसका क्या मीनिंग है मेरी तरफ से कि अगर आपके मुंह के जबड़े में ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा में बोन कम हो, हड्डी कम हो, जिसकी वजह से रिहैबिलिटेशन ना हो पाए, अगर ऐसा हो तो आई एम वर्किंग ऑन दैट कंसेप्ट. नो बोन नो इश्यूज, आई एम देयर टू गिव यू सॉल्यूशन फॉर दैट. Okay. I'll manage it and my different ways of techniques and everything for rehabilitation of the oral cavity. Okay. Good. That one is first, and the second one is I'm working on concept of rehabilitation in cancer patient for good quality life index, which is very low in Indian population after cancer. So I want to work on that, and I'm working on that for rehabilitation purpose. So I can give them aesthetic as far as possible and the function. Okay. Both the things. These two are my concepts right now. Okay, मैम, ग्रेट. तो मैडम अभी आपने जिस तरीके से कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, सो आपके लिए सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है? Success in what? Like मेरी सर्जरी में पोस्ट ऑपरेटिव what do you want? सक्सेस इज मैडम आपको लगा हो कि दिस इज माय ड्रीम और ये मैंने पूरा कर लिया. सक्सेस हर किसी के लिए अलग होता है. सो बेसिकली आपके लिए सक्सेस क्या है अभी? मेरे लिए ये चीज है सक्सेसफुल होने के लिए, ये कंसेप्ट है कि आई वांट टू वर्क एवरी डे, आई वांट टू लर्न न्यू थिंग्स टू गिव सोसाइटी बेटर थिंग्स. और ऐसा काम करो, ऐसा लोगों के लिए करो कि जिसकी वजह से यू फील गुड. आई एम फीलिंग गुड वॉट एवर आई एम डूइंग. कई बार यस डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. बट सक्सेस इज दैट which is living every day. I am living every day. So ऐसी चीज करो कि रात को अच्छे से नींद आए. ओके. That is the thing. ओके मैडम. एंड अभी आप एक मैसेज क्या देना चाहोगे आप एक यूथ को एज अवेयरनेस के लिए रिगार्डिंग? So basically regular checkup is mandatory, that should be done. अब तक वेट मत करो जब तक आपको कोई सिम्टम ना आए. ओके. रेगुलर चेकअप शुड बी डन. तो आप जो भी अगर ना हो तो यू आर गुड इनफ, उसमें कोई गलत भी नहीं है. और अगर कुछ हो भी तो वो प्राइमरी लेवल का होगा, जो बहुत अच्छे से ट्रीट हो जाएगा, बहुत जल्दी ट्रीट हो जाएगा. वो आप वो स्टेज पे आके नहीं दिखाओ जिसका आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वैसा ना मिले. सो बेटर टू अर्ली फॉर डायग्नोसिस. ओके मैडम, अभी तक के जर्नी में आपने कहीं पे अपने आप को फेलियर पाया है? फेलियर देखा हो या फिर अपने आप को फेलियर पाया हो कोई भी चीज में? फेलियर नहीं बोलूंगी मैं. जैसे मैंने बोला कि चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, एवरीडे होते हैं, कुछ ना कुछ चीजों के लिए होते हैं. या चाहे वो अवेयरनेस के लिए हो, चाहे वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए हो, चाहे वो
सोशल अवेयरनेस के लिए हो, चाहे वो फील्ड में, खुद की फील्ड में अवेयरनेस हो, ऑल दीज आर चैलेंजेस. Okay. I don't want to take anything as a failure. Everything is challenge. Everything is challenge. Okay. Correct, madam. So this last question, पब्लिक को एक सिंपल हेल्थ टिप क्या देना चाहोगे आप? Quit habits, save family. Okay.